नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि अनंता यहाँ पर अनिका को अवंतिका के बारे में ही बता रही थी। तब वो यहाँ पर कहती है कि वहाँ पर अवंतिका के आगे अब इंद्रजीत आ जाता है और अब वो यहाँ पर कहता है कि ये मेरी बीवी है ना, तो इसके ऊपर सबसे पहले वार मैं ही करूँगा। ये सुनकर अवंतिका कहती है, तू मारेगा मुझे? अरे तेरी औकात क्या है, हाथ तो लगा के दिखा। याद रखना इंद्रजीत, जिन लोगों के लिए तुमने मुझे धोखा दिया है ना, एक दिन यही धोखा तुम्हारी मौत की वजह बनेगा और यही लोग तुम्हें एक भयानक मौत देंगे। अब ये सुनते ही इंद्रजीत पीरामल कहते हैं, तुम मेरी चिंता मत करो, फिलहाल तो अपना सोचो कि मैं तुम्हें कैसे मौत दूंगा। और ये कहते हुए ही अब अपने कदमों को अवंतिका की तरफ बढ़ा देते हैं। इंद्रजीत जैसे जैसे अब यहाँ पर अवंतिका की तरफ बढ़ रहा था, तब अवंतिका यहाँ पर खुद को देवराज के हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि देवराज ने यहाँ पर अवंतिका को पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ से उसकी तरफ इंद्रजीत बढ़ रहा था। तभी यहाँ पर उन सभी के ही कानों में एक आवाज आती है। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि ये दिव्यांशी की आवाज थी और दिव्यांशी कहती है, किंग के फाइटर आ रहे हैं, वो पेरिस से यहाँ आने के लिए निकल गए हैं। ये सुनते ही एक साथी कहता है, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत करो, वो सभी यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं आ पाएंगे। अरे आज तो इस रानी साहिबा को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। आज इसका आखिरी दिन है, क्योंकि इसे मरना पसंद है ना। लाओ चलो इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, क्योंकि हमने तो इसे चांस दिया था। या तो वो मैजिकल केमिकल हमें बता दे या फिर इस दुनिया से ही अलविदा हो जाए। लेकिन देखो इसने अपने आप को मरना ही उचित समझा। तो लो इसकी ये ख्वाहिश हम पूरी कर देते हैं। और यहाँ पर उस आदमी ने ये कहा ही था कि तभी उस एक रूम में यहाँ पर बहुत सारे जियांटीगल आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर इस कमरे में ऊपर जियांटीगल ही घूम रहे थे। इधर उन सबको देखकर तो अब अवंतिका के चेहरे पर एक समाइल आ गई थी, मानो अवंतिका को कोई एक रास्ता मिल गया था कि अब ये उसे कुछ भी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये जियांटीगल यानी कि अनंता तक का संदेश पहुंच चुका है। और अब वो उस कबूतर को भी देख रही थी। उस कबूतर को देख के अब वो समझ जाती है कि इस कबूतर ने अपना काम कर दिया है। उसने अनंता और किंग दोनों के पास संदेश भेज दिया है। अब उस कबूतर की तरफ देखकर उसे अब वो सच में मन ही मन थैंक यू भी बोल रही थी कि उसने इतने कम समय में अपना काम कर दिया। इधर जैसे ही वो जियांटीगल यहाँ पर इस कमरे में आते हैं तो ये सभी अब उन सभी को ही देख रहे थे और वो सब अब ऊपर की तरफ देख रहे थे। ये सभी जियांटीगल अब उनके ऊपर उड़ रहे थे और वो कबूतर भी जाकर अब खिड़की के पास जाकर बैठ जाता है। तो वहीं अब यहाँ पर जियांटीगल अब ये सब इन सब के ऊपर से सीधे ही अवंतिका के चारों तरफ अब उड़ने लगते हैं, मानो वो यहाँ पर अवंतिका की प्रोटेक्शन में लगे हुए थे। वो यहाँ पर किसी भी दुश्मन को उसके पास तक नहीं फटकने दे रहे थे और वो उन सभी के ऊपर अब अटैक भी करने लगते हैं जो अवंतिका के पास बढ़ने की कोशिश कर रहा था। इधर यहाँ पर उन सारे ही जियांटीगल ने मानो एक दीवार सी क्रिएट कर दी थी कि इसके उधर से कोई भी अवंतिका तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वहीं अवंतिका बेबी यहाँ पर अपने छोटे छोटे बेबी स्टेप के साथ अब उस रूम से बाहर जाने लगती है, क्योंकि जब अवंतिका ने देखा कि इन जियांटीगल ने इन सभी को अभी तक रोक कर रखा है तो यही उसके पास एक अच्छा मौका है, वो यहाँ से निकल ले। लेकिन वो क्योंकि उसकी हालत अभी ठीक नहीं थी, वो यहाँ पर बिल्कुल हल्का हल्का सरक कर जा रही थी कि तभी उसके सामने अचानक से एक आदमी आ जाता है। उस आदमी को देखकर अब यहाँ पर अवंतिका वहीं पर ही हैरान होकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ये सिल्वर मैन था। इसने अपने चेहरे पर एक सिल्वर मास्क लगाया हुआ था, इसलिए अब उसे देखकर अब अचानक से ही अवंतिका के मुंह से निकलता है, ओ तो तुम ही हो सर जी। इधर अवंतिका के मुंह से ये निकला ही था कि तभी उनकी नजर अब यहाँ पर सर जी के हाथ में जाती है।
जब वो सरजी के हाथ की तरफ देखती है तो उसके हाथ में यहाँ पर एक कैसेट थी जो उसे देखकर अब अवंतिका कहती है, तुम करना क्या चाहते हो? इस कैसेट का यहाँ पर क्या काम है? ये सुनते ही अब यहाँ पर सरजी एक सरकास्टिक सी स्माइल में हंसने लगते हैं और कहते हैं, कुछ खास नहीं। वो क्या है ना, मेरे पास इन जियंटीगल का एक इलाज है। तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें क्या लगा कि ये जियंटीगल तुम्हें बचा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे आदमियों के पास भले ही इसका इलाज ना हो, लेकिन हाँ, मैं इन्हें देखना अब कैसे शांत कराता हूँ। वैसे आप तो साइंटिस्ट हैं ना? और ये कहते हुए ही वो जल्दी से अब अपनी पॉकेट में एक अपना हाथ डालता है और अपनी पॉकेट से एक छोटी सी प्लास्टिक की एक जिप लॉक बैग को निकालता है। जैसे ही वो इस जिप लॉक बैग को निकालता है तो यहाँ पर अवंतिका उस बैग की तरफ ही देख रही थी, जिसमें उसे इस बैग में कुछ पाउडर सा दिखाई दे रहा था। उसे देखकर एक पल के लिए तो अवंतिका भी हैरान हो गई कि आखिर अब ये क्या है। इधर अब यहाँ पर उस बैग को निकालने के बाद अब ये सिल्वरमैन, यानी कि जिसे वो सरजी समझ रही थी, उसके अब उस पाउडर के अंदर अब अपना हाथ डालता है और उसमें से उस पाउडर को निकाल कर अब इस पाउडर को इन ईगल की तरफ उनकी तरफ उड़ा देता है। इधर जैसे ये पाउडर उड़ता हुआ अब उन सारे के सारे जियंट ईगल तक पहुंचा तो वो सभी अब यहाँ पर उस पाउडर की वजह से यहाँ पर छटपटाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो भी यहाँ पर अवंतिका को प्रोटेक्ट करना छोड़कर वो एक पल के लिए सब कुछ भूल गए थे और वो वहाँ से सभी अपनी जान बचाने के लिए जाने लगते हैं। इधर यहाँ पर अपने इन जियंटीगल की ये हालत देखकर अब यहाँ पर अवंतिका को बहुत ही बुरा लगता है। हालांकि उसे आज कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो मरे या जिए, बस उसे इस केमिकल को प्रोटेक्ट करना था। लेकिन हाँ, वो अपनी जैसे किसी बेगुनाह को इस तरह से मरता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए वो उन्हें देखकर थोड़ी सी चिंतित हो गई थी। और अब वो यहाँ पर इस आदमी को, इस शख्स को चेतावनी देते हुए कहती है, सुनो, तुम जो कोई भी हो, अगर इन जियंटीगल को कुछ भी हुआ ना तो फिर तुम देख लेना, अपनी मौत की तुम तैयारी कर लो, क्योंकि फिर तो तुम्हारी मौत भी निश्चित है। तुम्हें पता नहीं है कि तुम ये सब कर क्या रहे हो। अवंतिका की ये बात सुनते ही वो शख्स अवंतिका की तरफ थोड़ा सा और बढ़ता है और उसके पास जाकर कहता है, मुझे कोई भी नहीं मार सकता है, समझी तुम? अरे खुद अगर महारानी भी मेरे सामने आ गई ना तो मैं उन्हें भी अपने कब्जे में ले लूँगा, क्योंकि मैं उन्हें अपने कब्जे में लेने की इतनी हिम्मत रखता हूँ। और हाँ, मुझे पता है कि मैं महारानी को अपने हाथों से मार नहीं सकता हूँ, लेकिन इसमें भी ज़्यादा खुश नहीं मत होना, क्योंकि अगर मैं उसे मार नहीं सकता तो मैं उसे बंदी तो बनाकर अपने पास रख ही सकता हूँ। एक महारानी मेरे पास आ गई तो बस राजमहल तो अपने आप ही मेरा हो जाएगा। और अगर एक बार राजमहल हमारे हाथों में आ गया, बस फिर तो किसी भी तरह की कोई चिंता ही नहीं है, फिर तो हम अपने काम को भी आसानी से कर सकते हैं। और ये कहते हुए ही सरजी अब यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इधर उनकी हंसी को देखकर अब अवंतिका का गुस्सा बढ़ जाता है और अब वो यहाँ पर गुस्से में कहती है, हंस लो, तुम जितना मर्जी हो उतना हंस लो, लेकिन हाँ, मौत का खौफ क्या होता है ये तो तुम उस दिन जान जाओगे जब तुम्हारा सामना महारानी से होगा। तब तुम्हें पता होगा कि हाँ, मौत कैसी होती है। तब तक तो जितना तुम चाहो उतना हंस सकते हो। इधर अवंतिका की ये बात सुनते ही अब वो शख्स कहता है, ये कह दिया आपने, क्या कह दिया आपने रानी साहिबा? मुझे तो आपके हाथों से मौत चाहिए थी। मैं चाहता था कि तुम ही मुझे मौत के घाट उतारो। इधर ये सुनते भी यहाँ पर अवंतिका कहती है, चिंता मत करो, अगर सच में महादेव ने चाहा ना तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों ना सही, लेकिन हाँ, मेरे अंश से होगी, मेरा अंश ही तुम्हारी मौत करेगा। ये सुनते ही वो यहाँ पर शख्स अब अवंतिका की तरफ देखता है और अब वो यहाँ पर उसकी बात को काटते हुए ही कहता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है रानी साहिबा? आप एक बानी बोलिए ना, आप मुझे कंफ्यूज को क्यों कर रही हैं? अभी तो आपने कहा है कि मेरी मौत तो महारानी के हाथों से होगी ना, तो अब महारानी आपका अंश कैसे? आप एक चीज बोलिए कि मेरी मौत महारानी के हाथों होगी या फिर आपके अंश के हाथों होगी।
आप मुझे क्यों इस तरह से कंफ्यूज कर रही हैं। अब उसकी इस बात पर अब यहाँ पर रानी अवंतिका कहती है, आने वाला वक्त तुम्हें इस सवाल का अपने आप ही जवाब दे देगा। उन्होंने ये कहा ही था कि तभी यहाँ पर देवराज गुलेरिया अचानक से वहाँ पर आता है, क्योंकि अब तक वो सारे के सारे जीएन टिगल वहाँ से जा चुके थे। इसलिए अब देवराज को मौका मिल जाता है और अब वो एक खंजर से यहाँ पर अवंतिका के ऊपर पीछे से वार कर देता है। अवंतिका के ऊपर खंजर से पीछे से वार हो गया था, लेकिन फिर भी जब वो पीछे मुड़कर देखती है कि आखिर ये काम किसने किया है, तो वो यहाँ पर अपनी आंखों के सामने देवराज गुलेरिया को देखती है और कहती है, तुमने अब तक जो भी कुछ मेरे साथ किया है ना देवराज, वो सब कुछ तुम्हारे साथ भी होगा। याद रखना, तुम्हारे खानदान में कोई भी लड़की नहीं है ना, तो लो ज्यादा खुश मत होना। बस मैं इतना कहूंगी कि फिर तुम प्रार्थना करना भगवान से कि कोई लड़की कभी तुम्हारे खानदान में पैदा ही ना हो, क्योंकि अगर तुम्हारे खानदान में कोई भी लड़की आई तो वो तुम्हारा काल बनकर आएगी। और हाँ देवराज, प्रार्थना करना कि वो तुम्हें जल्दी मार दे, वरना जितनी बार भी तुम उसके हाथों से बच गए, तुम्हारी मौत उतनी ही भयानक होगी। हर बार तुम्हारी मौत उससे भी ज्यादा, हर बार वो प्लान करके भयानक करेगी। इधर ये सुनते ही अब देवराज मारवा अब यहाँ पर जल्दी से अब अवंतिका के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और अब वो अवंतिका के सामने आकर अब वो उसके ऊपर भी वो भी वार कर देते हैं। अब तो यहाँ पर एक बार फिर से वो जैसे ही यहाँ पर देवराज मारवा ने अवंतिका के ऊपर वार किया, तो वो कबूतर जो कि अभी तक खिड़की में बैठा हुआ था, वो अचानक से उनके सामने आ जाता है ताकि वो अपनी रानी अवंतिका को बचा सके। और वो सीधा ही अपने पंजों से उसके मुंह पर अटैक करने लगता है। जैसे ही कबूतर ने धर्मराज मारवा के ऊपर अटैक किया, तो वो यहाँ पर धर्मराज मारवा अब उसके ऊपर भी अब खंजर से वार कर देते हैं। खंजर लगने की वजह से वो कबूतर वहीं पर ही घायल हो जाता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही वो कबूतर यहाँ पर घायल होकर गिरता है, तो उसे देखकर अब दिव्यांशी कहती है, ये कितना अच्छा मौका था, काश यहाँ पर अभी धनंजय भी होता और वो खुद अपनी आंखों से इस कबूतर को ऐसे घायल होते हुए देखता। अरे उसने इस कबूतर के लिए मुझे राजमहल से निकलवाया था ना, तो बस अगर वो इस कबूतर की ऐसी हालत देखता कि ये कैसे आज जख्मी जमीन पर गिरा हुआ है, तो वो अपने आप ही मर जाता, उसे हमें मारने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इधर दिव्यांशी की ये बात सुनते ही तो अब अवंतिका कहती है, तुम्हें राजमहल का लालच है ना दिव्यांशी, इसलिए तुम ये सारी बातें कह रही हो, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम जिंदगी भर इसी लालच में ही रहोगी, तुम्हारा ये लालच कभी भी पूरा नहीं होगा, तुम राजमहल की रानी बन ही नहीं पाओगी। और सच कहूँ तो एक दिन आएगा जब तुम्हारा यही लालच तुम्हारी मौत की वजह बनेगा। अरे जिस रानी की पदवी को पाने की चाह में तुम्हारी जान निकलने वाली है ना, तुम्हारी मौत एक दिन इस रानी के हाथों से ही होगी, जो राजमहल की रानी होगी, और उस दिन तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगी। याद रखना दिव्यांशी मेरी ये बात। ये सुनते ही यहाँ पर दिव्यांशी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, रानी साहिबा, लगता है अपनी मौत को सामने देखकर आपका दिमाग सटिया गया है। अरे मेरी मौत किसी भी रानी के हाथों से हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अब तुम्हारी मौत तो निश्चित है। और याद तुम रखो, तुम्हारी मौत के बाद मैं खुद रानी बनूंगी, और जब मैं खुद ही रानी बन जाऊंगी तो कोई भी मुझे नहीं मार पाएगा। तो जब मैं खुद रानी बनूंगी तो यहाँ पर कोई और रानी की पदवी पे मैं किसी को आने ही नहीं दूंगी। और ये कहते हुए ही अब यहाँ पर दिव्यांशी भी एक बार अब यहाँ पर अवंतिका के ऊपर एक वार कर देती है। यहाँ पर बारी बारी से सभी अपनी तरफ से उसके ऊपर वार कर रहे थे। इधर दिव्यांशी के उस वार से अब यहाँ पर रानी अवंतिका नीचे गिर जाती है और एक वार अब जैसे ही वो नीचे जमीन पर गिरती है, तभी यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा अचानक से उसके पास आता है और यशवंत मल्होत्रा भी उसके गिरते ही उसके पीठ पर अब वो भी यहाँ पर एक खंजर से वार कर देता है। और जैसे ही यहाँ पर अवंतिका के ऊपर पीछे से फिर से एक वार होता है, तो अवंतिका अपनी धीमी आवाज में कहती है, तुम जिंदा रहोगे धर्मराज, लेकिन तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर होगी।
तुम सच कहूँ तो अपनी मौत की दुआ मांगोगे, लेकिन तुम्हें मौत बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, तुम्हारी लाइफ ऐसी हो जाएगी। उन्हें ऐसे देखकर अब यहाँ पर सर जी कहते हैं अब यहाँ पर तमाशा हो गया हो तो चलें, क्योंकि देखो अब इतना तो तय है कि अब ये बचने वाली नहीं है, इसलिए जल्दी से अभी यहाँ से निकलो। इधर सर जी की ये बात सुनते ही वो सभी अब फिर से अपने चेहरों पर अपना अपना मास्क लगा देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तो वहीं अपनी रानी का ऐसा हाल देखकर अब वो कबूतर वहीं पर ही जमीन पर गिरा ही रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। वो उड़ने की यहाँ पर भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उड़ ही नहीं पा रहा था। काश वो उड़ पाता तो यहाँ पर अपनी रानी साहिबा को बचाने के लिए वो किसी की हेल्प तो यहाँ पर लेकर आता। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करता है कि तभी अब वहाँ पर पार्वती मल्होत्रा आ जाती है। और जैसे ही पार्वती मल्होत्रा वहां पर आती है तो अवंतिका को ऐसे खून से लथपथ देखकर खुद पार्वती भी हैरान होती है और कहती है, ये क्या हो गया तुम्हें। अब पार्वती की ये झूठी सिंपैथी सुनकर, ये बातें सुनकर अब अवंतिका अपनी आंखें धीरे से खोलती है और कहती है, धोखेबाज हो ललिता, तुमने मुझे धोखा दिया है। अरे अगर तुम्हें मुझे पनाह नहीं देना था, अगर तुम मुझे सुरक्षित नहीं रख सकती थी तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई, लेकिन नहीं, तुमने तो खुद अपने पति को मेरा यहाँ का स्थान बता दिया। और देखो ललिता, धोखा देने की कीमत तुम्हें अपना सिंदूर खोकर चुकानी होगी। ये सुनते भी यहाँ पर पार्वती मल्होत्रा अब उनके पास जाकर कहती है, मैंने कुछ नहीं किया है, देखो तुम मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। पार्वती की ये बातें सुनते ही अवंतिका अपने हाथ को उसके पेट पर रखते हुए कहती है, वो सारी बातें वो कबूतर अब यहाँ पर सुन रहा था, जो बातें अवंतिका ने पार्वती से कही। और वो अब अपनी पूरी ताकत लगाकर अब वो भी यहाँ से कबूतर भी अब उड़ जाता है। और अब वो यहाँ पर एक नदी को पार करते हुए वो महारानी के अब जाकर कदमों में गिर जाता है। इधर उस कबूतर को ऐसे गिरता हुआ देखकर अब अनंता उसे अपने हाथों में उठाती है और कहती है, क्या हुआ, तुम मुझे बताओ, अवंतिका ठीक नहीं है क्या हुआ है अवंतिका के साथ। महारानी की ये बात सुनते ही वो कबूतर अब अनंता को सब कुछ बता देता है कि किस तरह से उसकी रानी साहिबा पर खंजर से एक के बाद एक वार हुआ। इसे सुनते ही यहाँ पर अनंता को गुस्सा तो बहुत ही आ रहा था, लेकिन सबसे पहले उसे इस कबूतर को भी बचाना था, इसलिए वो उस कबूतर को लेकर अपनी एक गुफा में चली जाती है और उस कबूतर को वहाँ पर रखती है कि तभी उसे भी यहाँ पर परशुराम की आवाज़ आती है, मैडम वो औरत मर चुकी है। अब यहाँ पर ये सुनते ही अब अनंता अपनी आंखों को बंद कर लेती है, क्योंकि जिस औरत को बचाने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की थी, जो औरत उन्हें रास्ते में मिली थी, आखिरकार वो मर गई थी। तभी उनके कानों में आवाज आती है, रानी साहिबा। अब ये सुनते ही यहाँ पर अनंता कहती है, परशुराम लगता है कि बाहर जया आ गई है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। और ये कहते हुए अनंता अब अपने प्लान को परशुराम से बताने लगती है कि अब आगे उसे क्या करना है। उसे सुनते ही परशुराम भी कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, ये सब हो जाएगा। और ये कहते हुए ही वो अब अपने चेहरे पर मास्क को लगा देते हैं और वो उस औरत की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर अब अनंता कहती है, 1 मिनट। ये कहते हुए ही वो यहाँ पर एक लेप के कटोरे को उठाकर अब उसके पास आकर अब उस लेप को भी उस औरत के चेहरे पर लगा देती है। और अब वो परशुराम से कहती है, जया से कहना सब कुछ ध्यान से करे, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो कुछ भी हो सकता है। ये सुनते ही अब परशुराम कहता है, जी मैडम। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर परशुराम के जाने के बाद अब अनंता अपने मन में ही कहती है, हे महादेव, हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। किसी एक की जिंदगी बचाने के लिए हम किसी से उसकी पहचान को छीन रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि हमें पता है कि जिस औरत की हम पहचान छीन रहे हैं वो तो पहले से ही मर गई है। उसके परिवार वाले पता नहीं उसका कहाँ इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अगर हमें किसी एक की जिंदगी को बचाना है तो मुझे इसका सहारा लेना ही होगा। और इसी सोच में अनंता अब उस कबूतर के घाव को फिर से साफ करने लग जाती है। अब उसके घाव को साफ करने के साथ साथ वो सामने बैठे बेबस अपने जियांट ईगल को भी देख रही थी और कहती है, मुझे तुम सभी के दर्द का एहसास है, लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। क्या तुम सभी किंग के पास जा सकते हो? क्योंकि उनके पास तुम सभी को ठीक करने का इलाज होगा। क्योंकि तुम्हें ठीक करने का इलाज अभी मेरे पास नहीं है। इधर अब यहाँ पर प्रेजेंट डे में अब अनंता की सारी बातों को सुनने के बाद, क्योंकि यहाँ पर अनंता उन्हें सारी बातें बता देती है, तो अब अनिका जो कि अनंता को ही देख रही थी, तो इधर ये सब कहते हुए अनंता की आंखों में आंसू आ चुके थे। तो वहीं उनकी आंखों में आंसू देखकर खुद अनिका की आंखों में भी आंसू थे। और अब वो कहती है, सभी इंसान नहीं हो सकते हैं। वो सब के सब दरिंदे थे, दरिंदे, और उनकी मौत भी वैसे ही होगी जैसे रानी अवंतिका ने तय की थी। उनकी कही हुई हर एक बात सच होगी। इतना कहते हुए ही अब अनिका खामोश हो जाती है। कुछ देर के बाद अब वो फिर से कहती है, इसका मतलब कि मेरे महारानी बनने की वजह नानी माँ की कही हुई ये बात ही थी, इसीलिए ही मैं महारानी बनी हूँ। अनिका की ये बात सुनते ही अनंता कहती है, सब कुछ आज ही जान लोगी क्या अनिका? मेरे ख्याल से अभी तुम्हें पेरिस मैनेजमेंट कॉलेज में जाना चाहिए। अभी तुम्हारा वहाँ पर जाना जरूरी है। अनंता की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, जी हाँ, लेकिन हाँ, हमारी बातें अभी अधूरी हैं, क्योंकि अभी मैंने पूरा सच नहीं जाना है। मैं ये सच फिर बाद में पूछती हूँ। ये सुनते ही अब अनंता कहती है, मैं अभी यहीं पर ही हूँ, आगे की बात हम बाद में करेंगे। अनंता की ये बात सुनते ही अनिका उस रूम से बाहर निकलकर अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है, क्योंकि उसे यहाँ से अब उस कॉलेज में भी जाना था। इधर कैलाश अधिकारी के पैलेस में, इधर दूसरी तरफ कैलाश अधिकारी के पैलेस में यहाँ पर महेंद्र पीरामल और राजीव, इन दोनों के ही चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी कि ये किसी बात को लेकर बहुत ही परेशान है। उन्हें ऐसे परेशान देखकर अब कैलाश अधिकारी अपने आप को नहीं रोक पाते और वो कहते हैं, आप दोनों ठीक तो है ना? इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, अरे हम ठीक हैं, वो हम दोनों के भाई आने वाले हैं ना, तो हम बस उनका ही वेट कर रहे हैं। पता नहीं उन्होंने बोला था कि वो आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं। इधर ये सुनते ही अब पिंकी कहती हैं, क्या कहा आपने? दादू आ रहे हैं? वाह, फिर तो बहुत ही मजा आएगा। वैसे लतिका, तुम बहुत ही अच्छा गाती हो। ये सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, पता नहीं ये लड़की सच में किसके ऊपर गई है, बहुत ही अच्छा गाना गाती है, और एक इसके नाना है जो इतना बेसुरा गाते हैं। महेंद्र की ये बात सुनते ही राजीव अब उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं, क्योंकि वो सीधे राजीव के मुंह पर ही उसकी बुराई कर रहे थे कि तभी अब सभी के ही कानों में एक आवाज आती है, लतिका। इधर ये शब्द सुनते ही लतिका जब उस तरफ देखती है तो वहाँ उनके सामने करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल ही खड़े थे। इधर उन दोनों को वहाँ पर एक साथ देखकर अब लतिका और पिंकी उन्हें देखकर जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होती हैं, और वो दोनों ही लड़कियां करण और धनंजय के पास जाकर अब उन्हें एक जोर का हक कर लेती हैं। इधर उन दोनों को एक साथ देखकर अब यहाँ पर खुद करण और धनंजय के भी चेहरे पर समाइल आ जाती है। अब उन्हें देखकर करण कहते हैं, आप दोनों जाकर खेलिए, हम आपसे बाद में बात करते हैं। इधर ये सुनते ही दोनों की दोनों लड़कियां अब अपने रूम की तरफ हाँ में सिर हिलाते हुए बढ़ जाती हैं। तो वहीं अब सभी एक एक करके पहले करण और धनंजय पीरामल से मिलते हैं। सभी से मिलने के बाद अब यहाँ पर करण गुलेरिया, महेंद्र और राजीव को अब अपनी आंखों से ही इशारा करते हैं कि वो किसी रूम में चलें, ताकि जो बात करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं वो बातें कर सकें। इधर उनके इशारे को समझकर अब राजीव कहता है, अंजलि तुम इनके लिए चाय नाश्ता तैयार करवाओ, हम बस अभी आते हैं। राजीव की ये बात सुनते ही अंजलि कहती है, हाँ क्यों नहीं। और ये कहते हुए ही अब यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा किचन की तरफ बढ़ जाती है।